हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 204 से डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 202 तक हमने डिस्कस कर लिए थे और यहाँ तक हमारा डिस्कशन हो गया था। ये क्वेश्चन नंबर 203 स्टोर से रिलेटेड है। इसको जब हम बाद में स्टोर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे तब हम इस क्वेश्चन को ले लेंगे। अभी के लिए क्वेश्चन नंबर 204, कॉन्टैक्ट वायर एंडिंग ऑन आईडी नंबर। कॉन्टैक्ट वायर का जो हमारा आईडी नंबर क्या होता है, उसका एंडिंग कौन का, तो ये 107 स्क्वायर जो हमारा कॉन्टैक्ट वायर रहता है उसके लिए पूछा गया है। तो उसके लिए जो बॉडी का जो रहता है आईडी नंबर एक्चुअल में ये आरआई नंबर है। आरआई नंबर, जैसा कि आप जानते हैं, आरआई नंबर का फुल फॉर्म होता है रेलवे आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, आरआई मीन्स क्या होता है, रेलवे आइडेंटिफिकेशन नंबर। जो भी हमारे आइटम्स हैं ओएचई के, पीएसआई के और भी रेलवेज में, तो हर एक आइटम को एक नंबर डिसाइड दे रखा है रेलवे ने, तो उसे हम रेलवे आइडेंटिफिकेशन नंबर बोलते हैं। तो उसकी जो हमारा 107 स्क्वायर का कॉन्टैक्ट वायर है, उसकी बॉडी का जो आरआई नंबर होता है वो 1118 और उसकी वेज का होता है 1119। तो बॉडी ही मेन पार्ट है, तो इसलिए इसका आंसर होगा 1118। क्वेश्चन नंबर 205, व्हाट इज द एससीआर मीन्स। एससीआर मीन्स साउथ सेंट्रल रेलवे। एससीआर का मीन्स यहाँ पे क्या पूछना जा रहा है, एससीआर मीन्स साउथ सेंट्रल रेलवे भी हो सकता है और सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर भी हो सकता है। ये दोनों ऑप्शन ही सही हैं, बट यहाँ पे ऑप्शन डी दे रखा है ईदर ऑफ दीज, और मतलब इनमें से कोई भी हो सकता है। साउथ सेंट्रल रेलवे भी हो सकता है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर भी हो सकता है। शॉर्ट सर्किट रेशो भी हो सकता है। एससीआर मीन्स शॉर्ट सर्किट रेशो, इधर ऑफ दिस मीन्स, और ये सारे ऑप्शन ही सही है, इनमें से कोई भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 206, व्हाट इज गुड स्पैन लेंथ ऑफ सेक्शन इंसुलेटर इन 25 kV AC ट्रैक्शन। 25 kV AC ट्रैक्शन में जैसा कि मैंने बताया था कि टर्न आउट, इस क्वेश्चन में बताया था, जैसे यहाँ पे एक टर्न आउट वाला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। इसमें यह पहले भी मैंने बताया था कि जहाँ पर भी ये टर्न आउट है, जैसे ये वाला क्या है, एक है हमारे ये जैसे टर्न आउट की लोकेशन है इधर। ठीक है, जैसे ये मान लीजिए इस तरीके से ये एक टर्न आउट बना। ठीक है, तो यहाँ जो लोकेशन रहा, ये जो लोकेशन है, और यहाँ तो कई बार हमें टर्न आउट में यहाँ पे एक एसआई डालना होता है, एक एसआई सेक्शन इंसुलेटर। तो जिस भी स्पैन के अंदर हम सेक्शन इंसुलेटर रहता है, उस स्पैन की मैक्सिमम जो लंबाई रहेगी वो रहेगी 54 मीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 206 का हो गया 54 मीटर्स। व्हाट इज डीएमटीआर मीन्स। डीएमटीआर की फुल फॉर्म क्या होती है। डीएमटीआर होता है डेली मटीरियल ट्रांजैक्शन रजिस्टर। डेली मटीरियल ट्रांजैक्शन रजिस्टर, ऑप्शन बी। व्हाट इज द कॉन्टैक्ट वायर एवरेज लाइफ एज पर एसीटीएम। एसीटीएम के अकॉर्डिंग कॉन्टैक्ट वायर की एवरेज लाइफ क्या रहती है, तो इसकी 25 ईयर रहती है। 25 ईयर्स डिपेंडिंग अपॉन द एवरेज लाइफ पूछा है। हो सकता है कि आपके यहाँ पर नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी और ट्रेन ज़्यादा हो तो पहले ही वो कंडेमनिंग डाया तक पहुँच जाए, जैसे हमारा 8.25 मेल लाइन में और 8 यार्ड लाइन में रहता है, तो वो उस पर अगर रीच कर गया है पहले ही, क्योंकि नंबर फ्रिक्वेंसी ऑफ ट्रेन ज़्यादा है, तो उसको पहले रिप्लेस कर देंगे। बट एवरेज जो कोड लाइफ है वो 25 ईयर्स है। क्वेश्चन नंबर 209, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पैन यूज्ड इन द ओएचई। ओएचई के अंदर मैक्सिमम स्पैन कितना होता है, 72 मीटर का होता है मैक्सिमम स्पैन। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एटीडी एसएस रोप। टोटल एटीडी एसएस रोप में टोटल नंबर ऑफ स्टैंड्स कितने होते हैं। एटीडी एसएस रोप में 238 होते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टैंड्स, 238। यू हैव टू मेमोराइज दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द न्यू टेस्टामेंट ऑफ क्रिटिकल इम्प्लांटेशन ऑन मेन लाइन। अभी इसमें न्यू टेस्टामेंट पूछा है कि क्रिटिकल इम्प्लांटेशन का क्या है, मतलब नए जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग क्रिटिकल इम्प्लांटेशन क्या रहेगा। 2.5 से जो भी लेसर है वो क्रिटिकल इम्प्लांटेशन की कैटेगरी में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लार्ज स्पैन डायमीटर। लार्ज स्पैन एलएस जो वायर होता है उसका डायमीटर क्या रहेगा, 14.70। 14.70। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज HOER इन इंडियन रेलवेज। HOER का क्या फुल फॉर्म होती है। ये बेसिकली HOER हमारे एक तरीके से रेगुलेशंस है जो हमारे जो ड्यूटी आवर्स को बताते हैं, जैसे किस तरीके से ड्यूटी आवर्स रहेंगे हर एक एम्प्लॉयज़ के रेलवेज़ के अंदर,
उसको ये डिसाइड करते हैं कौन क्रिटिकल कैटेगरी में है, कौन इंटरमीडिएट कैटेगरीज में आते हैं, कौन से स्टाफ एक्सक्लूडेड कैटेगरीज में आते हैं, तो उसमें ये सब आते हैं। तो इसका फुल फॉर्म रहता है आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन। ऑप्शन ए, आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलेशन, या फिर इसको कई जगह आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड पीरियड ऑफ रेस्ट भी बोला जाता है। आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड पीरियड्स ऑफ रेस्ट, यानी कितना ड्यूरेशन का रेस्ट होना चाहिए और कितना आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब कितनी देर ड्यूटी का टाइम क्या रहेगा और कितनी देर रेस्ट का टाइम रहेगा, वो इसमें डिसाइड होता है। जैसे जो टीआरडी स्टाफ रहता है, टीआरडी स्टाफ वो सब एक्सक्लूडेड कैटेगरी में आते हैं। एक्सक्लूडेड कैटेगरी का मीन्स होता है कि उनका बहुत ज़्यादा रोस्टर डिसाइडेड नहीं है, ठीक है, उनको कभी भी कॉल किया जा सकता है क्योंकि उनके इमरजेंसी एक तरीके से सेफ्टी से रिलेटेड ड्यूटीज़ हैं, तो वो सब एक्सक्लूडेड कैटेगरी में आते हैं टीआरडी स्टाफ। जो हमारे जैसे ऑफिस के जो स्टाफ रहेंगे तो उनका वो एक अलग कैटेगरी में आते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज रहती हैं, तो उसको भी हम कभी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ जी जंपर इन न्यू टेस्टामेंट यूज इन द टर्न आउट लोकेशन। अब इसमें भी ये पूछा गया कि जी जंपर की लोकेशन क्या है। अब जी जंपर की जो लेंथ होती है वो वैसे अलग अलग लोकेशन के लिए अलग अलग लेंथ रहती है। जैसे टर्न आउट लोकेशन पे जब लगाएंगे तो उसके लिए जी जंपर की अलग लोकेशन रहेगी और अलग लेंथ रहेगी, और जो हम यूआईएल पे लगाते हैं तो उसमें थोड़ा सा 10 सेंटीमीटर का फ़र्क है, बट जनरली ये 4 मीटर का हम रहता है, तो इसका आंसर रहेगा 4 मीटर। जैसे टर्न आउट पे रहेगा तो टर्न आउट में भी ये पूछा जाता है कई बारी कि टर्न आउट, जैसे मान लीजिए ओवरलैप टाइप का टर्न आउट है, तो ये ओवरलैप बना इतने सेक्शन में, जैसे ये मान लीजिए एक मास्ट है, यहाँ पर एक मास्ट और फिर ये मेन लाइन हो गया और यहाँ एक मान लीजिए लूप लाइन की तरफ ये टर्न आउट जा रहा है इस तरीके से, और यहाँ एक मास्ट हो गया। तो टर्न आउट बताइए आप कहाँ लगेगा। टर्न आउट लगेगा हमारा यहाँ, जो ये ओवरलैपिंग जो जोन बना ना, ओवरलैपिंग जोन के अंदर, ना कि इधर ये जो टर्न आउट वाला सेक्शन था इधर नहीं रहेगा, इधर नहीं रहता हमारा जी जंपर, इधर रहता है, बट कुछ कई जगह यहाँ लगा रखा था वो जो कि एज पर स्टैंडर्ड नहीं है। ओवरलैपिंग जो रहेगा उसी सेक्शन में हमारा जी जंपर रहता है और इसकी लेंथ रहेगी 4 मीटर एज पर न्यू गाइडलाइंस। पहले ये 380 वगैरह का भी लगता था, बट अभी जो नई गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग 4 मीटर का लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट नेम ऑफ द बॉन्ड यूज इन ट्रैक सर्किटेड एरिया। ट्रैक सर्किटेड एरिया में हम कौन सा बॉन्ड लगाते हैं। ट्रैक सर्किटेड एरिया मीन्स एक तरीके से आप ये समझ लीजिए जहाँ पे हमारा ग्लूट जॉइंट रहता है, ठीक है, तो ग्लूट जॉइंट रहेगा तो वहाँ हमारा क्या रहेगी, पॉजिटिव और नेगेटिव रेल्स रहती हैं इस तरीके से, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, तो उस एरिया के अंदर हमें ये इस तरीके का बॉन्ड लगाना पड़ता है जो नेगेटिव को कनेक्ट करे, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इस तरीके से एक ये बॉन्ड बनेगा। तो ये जेड शेप का बनता है, तो इसीलिए हम इसे जेड बॉन्ड बोलते हैं। ट्रैक सर्किट एरिया में ये जेड शेप का बनता है, इसलिए हम इसे जेड बॉन्ड बोल देते हैं, और ये नेगेटिव टू नेगेटिव रेल के बीच में लगता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या करता है, एक तरीके से जब हमारा रिटर्न करंट फ्लो कर रहा होता है तो रिटर्न करंट के ये फ्लो को एक ये पाथ प्रोवाइड कर देता है, इस तरीके से इसके थ्रू हमारा करंट फ्लो कर जाता है। इसीलिए इसकी टाइटनेस वगैरह भी चेक की जाती है जो भी हमारे शेड्यूल मेंटेनेंस रहता है उसमें, ताकि किसी तरीके का कोई भी मतलब करंट का जो फ्लो रहता है, रिटर्न करंट के फ्लो में किसी तरीके का कोई रुकावट ना आए, तो इसीलिए ये हम जेड बॉन्ड लगाते हैं। अगर ये प्रॉपर नहीं लगा है तो ये हो सकता है ग्लूट जॉइंट को भी मेल्ट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ अर्थिंग यूज्ड फॉर द इक्विपमेंट इन द ट्रैक्शन सबस्टेशन। ट्रैक्शन सबस्टेशन में किस तरीके की अर्थिंग को यूज़ किया जाता है। तो ट्रैक्शन सबस्टेशन में हम जो अर्थिंग यूज़ करते हैं वो पाइप अर्थिंग ही होती है, बट यहाँ आंसर में डबल अर्थिंग दे रखा है। डबल अर्थिंग का क्या है सिग्निफिकेंस, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बट हो सकता है डबल अर्थिंग का मीन्स ये है कि एक जो हम बोलते हैं 2 टाइप्स ऑफ अर्थिंग होता है, वो सिस्टम अर्थिंग होता है, एक होता है जो हमारा सिस्टम अर्थिंग हो गया, और एक इक्विपमेंट अर्थिंग हो गया। इक्विपमेंट अर्थिंग, ठीक है। सिस्टम अर्थिंग जैसे हमने न्यूट्रल को भी हम ग्राउंड में कर देते हैं, न्यूट्रल को भी हमारे जैसे नेगेटिव जो आता है टर्मिनल ट्रांसफार्मर का, 2 टर्मिनल्स रहते हैं हमारे ट्रांसफार्मर के, एक हमारा फेस बनता है और एक न्यूट्रल रहता है। जो न्यूट्रल रहता है वो भी हमारा बरीड रेल में जाता है, तो वो एक तरीके से सिस्टम अर्थिंग हुआ। और इक्विपमेंट अर्थिंग हम जो उसकी बॉडी रहती है उसको भी हम ग्राउंड करते हैं। तो या तो ये 2 चीज़ वो बोलना चाह रहा हूँ,
या फिर ये हो सकता है कि जब भी हम जैसे पीटी लगाया सीटी लगाया उसमें हमारी एक तो हमने जैसे जिस मास्ट के ऊपर है, ठीक है, उस मास्ट को भी हमने वो किया, यानी कि वो हुई स्ट्रक्चर अर्थिंग, और एक हमारी जो इक्विपमेंट लगा हुआ है उसकी जो बॉडी हुई वो बॉडी भी उस मास्ट के साथ होते हुए ग्राउंड में कनेक्ट होती है, तो वो होती है हमारी इक्विपमेंट अर्थिंग। इसको हम जैसे इक्विपमेंट को जब अर्थ करते हैं तो वो इक्विपमेंट अर्थिंग होगी, वो स्ट्रक्चर को जब अर्थ करेंगे तो वो होगी स्ट्रक्चर अर्थिंग, स्ट्रक्चर अर्थिंग। तो यही सब हमारी अर्थिंग होती है टीआरडी में, इक्विपमेंट अर्थिंग, स्ट्रक्चर अर्थिंग या सिस्टम अर्थिंग, इस तरीके से रहता है। और जनरली हम इलेक्ट्रोड्स वगैरह लगाते हैं हम हमारे पूरे टीएसएस में, जैसे डिपेंडिंग अपॉन द फॉल्ट एमवीए हमें, तो इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग मोस्ट सुटेबल पाइप अर्थिंग होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोड हमारा होलो पाइप रहता है तो इसलिए पाइप अर्थिंग होना चाहिए, बट द आंसर गिवन इज डबल अर्थिंग। यू मे कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 217, व्हाट इज डीजीए? डीजीए होता है डिजोल्व गैस एनालिसिस, ठीक है। डिजोल्व गैस मीन्स जो हमारी गैसेज ट्रांसफार्मर ऑयल में डिजोल्व हो चुकी हैं उनका हम एनालिसिस करते हैं डिजोल्व गैस एनालिसिस से। और ये किस प्रिंसिपल पे होता है? गैस क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी। ये चीज़ भी कई बार पूछी जाती है कि मतलब किस प्रिंसिपल पे होता है डीजीए, डिजोल्व गैस एनालिसिस, तो ये गैस क्रोमेटोग्राफी के ऊपर होता है। और इसकी वैल्यू मैक्सिमम थोड़ा मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, तो आई थिंक ये 5 ppm रहती है इसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे बाद में कि मैक्सिमम वैल्यू डिजोल्व गैस एनालिसिस में जो हमारा ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर है उस केस में कितनी परमिटेड है। होती ये ppm के अंदर ही है, ये श्योर है, पार्ट्स पर मिलियन में, बट इसकी वैल्यूज़ को एक बार क्रॉस चेक करना है। और अब ये पूछा है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ फाउंडेशन इज परमिटेड फॉर द लूज सॉइल? अब लूज सॉइल के अंदर ये ओ टाइप की फाउंडेशन, जी टाइप, एफ टाइप, ये कुछ मैंने कभी देखा नहीं है, ना ही कहीं वॉल्यूम चार्ट में दे रखा होता है। अब ये जी टाइप पोर्टल होते हैं, ओ टाइप भी पोर्टल होता है, एन टाइप भी पोर्टल होता है, एफ टाइप का पता नहीं क्या होता है, आई डोंट नो। बट ये जनरली अगर लूज सॉइल में फाउंडेशन जो 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 की जाती है वो या तो एन जी टाइप की जाती है, जनरली न्यू ग्रेविटी हम मान के चलते हैं, या फिर एम जी टाइप की भी कर सकते हैं, या फिर बी जी टाइप करते हैं। इन्हीं में से कोई भी सूटेबल जो फाउंडेशन रहेगी लूज सॉइल के अंदर हम करते हैं एन जी, एम जी और या फिर बी जी में, ठीक है। बी टाइप फाउंडेशन हम लूज सॉइल में नहीं करते हैं जनरली। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय आरटीयू? आरटीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? आरटीयू की फुल फॉर्म होती है रिमोट टर्मिनल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रिले विल एक्ट व्हेन देयर इज ए हैवी गैस कलेक्शन इनसाइड द ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर बॉडी? जब ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर की बॉडी में हैवी गैस कलेक्शन हो जाएगा तो कौन सी रिले एक्ट करेगी? तो उस केस में हमारी बकहोल्स रिले एक्ट करती है। बकहोल्स रिले के अंदर गैस एक्यूमुलेट हो जाती है और फिर वो हमारा ऑपरेट हो जाती है, तो उससे इसीलिए बकहोल्स रिले को गैस ऑपरेटेड रिले भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज IDMTL? IDMTL का फुल फॉर्म क्या होती है? इनवर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम लैग। इसको रिमेंबर कर लीजिए, इनवर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम लैग। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसको ये इस तरीके से रहता है, जैसे जैसे हमारे ट्रांसफार्मर की करंट बढ़ेगा, जैसे ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर के ऊपर लोड बढ़ा, ठीक है, उसी तरीके से उसका जो ट्रिपिंग टाइम है कम होता जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से अगर मान लो ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर की जो फुल लोड करंट जो डिलीवरिंग कैपेसिटी है वो 800 एम्पियर है, ठीक है, और अब 100% ओवरलोड हमारा जो ट्रैक्शन 800 एम्पियर है, और 100% ओवरलोड के केस में वो कितना हो जाएगा? 1600 एम्पियर, और 150% ओवरलोड के केस में हो जाएगा 1200 एम्पियर। तो जैसे जैसे उस पर करंट बढ़ा, अभी इसमें तो यहाँ तक तो नॉर्मल चलेगा, फिर 1200 चलेगा तो 15 मिनट तक चलेगा, और 1600 एम्पियर हुआ तो 5 मिनट तक, ठीक है। तो हमने देखा कि जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है, जैसे यहाँ से यहाँ तक करंट बढ़ा तो हमारा टाइम क्या हुआ? घट गया। ये एरो रिवर्स बनाए क्योंकि करंट की डायरेक्शन बढ़ने की ये है, तो जैसे जैसे करंट बढ़ा तो टाइम ऑफ ट्रिपिंग जो हुआ वो टाइम या फिर टाइम ऑफ ऑपरेशन हो गया वो कम हो गया है। तो इसी तरीके से ये चीज़ रहता है कि मतलब जो टाइम के इन्वर्सली बिहेव कर रहा है हमारा ये जो करंट की वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो इसी तरीके से इन्वर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम लैग कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं इसको। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ काम आती है? हमारी OCR रिले में काम आती है, जैसे ओवर करंट रिले के अंदर, जो कि मैंने ट्रैक्शन रिले का जो मेरा वीडियो है उसमें भी थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है कि OCR के अंदर 3 मोड हो गए हमारे। एक होता है डेफिनेट टाइम, एक हो गया हमारा डेफिनेट टाइम का मतलब ओवरलोड को यूटिलाइज करने के लिए काम आ जाता है, एक हो गया इंस्टेंटेनियस मोड
कि मतलब इंस्टेंटेनियसली अगर मान लो 1600 से बहुत ज़्यादा हो गई है वैल्यू, तो इंस्टेंटेनियस मोड में जो फोल्ड का भी आता है अर्थ फोल्ड वगैरह, तो इंस्टेंटेनियस मोड हो गया और एक हो गया हमारा IDMT मोड। ठीक है, तो इस तरीके से ये वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मिनिमम पावर फैक्टर इन द ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर। अब इसमें ये मिनिमम पावर फैक्टर पूछा है कि ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर में कितना होना चाहिए। ऐसा एज सच कोई मिनिमम पावर फैक्टर की कुछ गाइडलाइंस है नहीं, बट जनरली हम 0.8 से ज़्यादा मेंटेन करके रखते हैं कि 0.8 से मैक्सिमम वैल्यू हो जाए। इसमें डी दे रखा है जो कि रॉन्ग आंसर है मेरे ओपिनियन में। 0.95 ऐसा कुछ है नहीं, 0.8 से अबव वो रखने का प्रयास किया जाता है। और उसके लिए हम कंपनसेशन करते हैं। पावर फैक्टर कंपनसेशन के लिए हम शंट कैपेसिटर और सीरीज रिएक्टर को लगाते हैं, जिसे शंट कैपेसिटर ही बोलेंगे, जो कि उसको लीडिंग पावर को इंजेक्ट करता है हमारे सिस्टम के अंदर। तो जो हमारी लैगिंग जो पावर है वो मिनिमाइज हो जाती है ओवरऑल। तो 0.8 है हमारा, और ये डिपेंड भी करता है हमारा SEB पे, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पे। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से किस तरीके की हमारी मतलब कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है, एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जिससे जहाँ से हमारा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बोलिए या जहाँ से हमारे इनकमिंग सप्लाई है, उस पर डिपेंड करता है कि उनकी क्या पॉलिसीज़ हैं। बट जनरली 0.8 से अबव वो रखने की मेंटेन किया जाता है, क्योंकि इसमें हो सकता है कि वो अगर हमारा पावर फैक्टर सही नहीं है तो वो हमें पीनलाइज्ड कर सकते हैं। वो भी डिपेंड करता है हमारे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कि हमारा उनके साथ में क्या, रेलवेज़ का क्या उनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब क्या उनका एक तरीके से किस तरीके से उनका टर्म्स एंड कंडीशंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फ्यूज रेटिंग ऑफ 110 वोल्ट 40 एम्पियर आवर्स बैटरी चार्जेस। जो हमारे 40 एम्पियर आवर जो बैटरी चार्जेस हैं उसमें फ्यूज़ रेटिंग क्या होती है। अब इसमें यहाँ ये स्पेसिफाई नहीं किया है कि इनकमिंग के अंदर जो फ्यूज़ लगा हुआ है उसकी रेटिंग पूछा है या आउटगोइंग के अंदर जो फ्यूज़ लगा हुआ है। बट जो आउटगोइंग के अंदर जो फ्यूज़ रहेगा उसकी 32 एम्पियर रहेगी, तो उसी तरीके से हम इसको कर लेते हैं, 32 एम्पियर के फ्यूज़ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मिनिमम BDV वैल्यू ऑफ 132 kV ऑब्लिक 25 kV ट्रैक्शन पावर ट्रांसफार्मर। BDV वैल्यू क्या रहती है इस ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर की। इसकी BDV की वैल्यू रहेगी 50 kV रहता है हमारा, 50 kV जो हमारा मिनिमम रहेगा। और इसमें से कोई ऑप्शन नियर बाय ऑप्शन 45 दे रखा है, तो 45 हम इसको कर सकते हैं। और इसमें जो गैप रहता है, जो इस तरीके से हमारे जो इलेक्ट्रोड रहेंगे इस तरीके से, तो इस तरीके से रहता है जहाँ हमारा इसमें BDV के टेस्ट जब करते हैं इसके अंदर, जैसे इस तरीके का कंटेनर, तो ये जो गैप रहा ये कितना रहता है, ये 2.5 mm रहता है। ये स्टैंडर्ड है 2.5 mm। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मिनिमम क्लियरेंस बिटवीन 25 kV बस बार टू ग्राउंड। 25 kV साइड में पूछा है तो 3.8 हो गया, और यही 132 में पूछा जाता तो 4.6 हो जाता, और यही अगर मान लो इनकमिंग हमारा 220 होता तो उस केस में 5.5 मीटर हो जाता। ठीक है, मिनिमम बस बार से क्लियरेंस 4.6 132 के केस में, और हमारा 220 के केस में 5.5 मीटर रहता है। व्हाट इज़ द क्रॉस सेक्शन ऑफ MS फ्लैट यूज फॉर अर्थिंग ऑफ सेकेंडरी लिम्स ऑफ ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर। MS फ्लैट कौन सी यूज़ की जाती है सेकेंडरी लिम्स को अर्थ करने के लिए। 75x8x2 भी होती है, 2 रहती है वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी सेट मिनिमम वैल्यू ऑफ DC सप्लाई फॉर द इक्विपमेंट। बैटरी सेट की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है जो हमारे इक्विपमेंट्स को चलाने के लिए। ये फिर से यहाँ पर मैं रिपीट करना चाहूँगा कि इक्विपमेंट्स के OEM पे डिपेंड करता है। OEM आपको जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है वो आपको क्या बता रहा है कि उसका इक्विपमेंट कितने तक वर्क कर जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए ये देख सकते हैं कि जैसे मेगा विन की BM है, तो मेगा विन का जो BM है उस पर एक स्पेसिफाइड वोल्टेज रहेगी कि हाँ भाई कि ये इसकी मिनिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज है। और यही मान लीजिए कि अलिन की BM है, तो अलिन की BM आपको स्पेसिफाइड करेगी कि हाँ भी कि ये कितने की इसकी मिनिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज है। बट जनरली ये 90 वोल्टेज के आसपास रहती है, 90 वोल्ट तक ऑपरेट हो जाता है सब कुछ। तो यहाँ पे जो नियरेस्ट वैल्यू दे रखी है 88 है, तो इसको 88 को कर सकते हैं। ठीक है, तो 88 हमारा मिनिमम वैल्यू रहती है जहाँ पे हमारी कोई भी BM CB वगैरह ऑपरेट हो जाती हैं इन जनरल केसेस में, बट दैट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द OEM। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द डिस्टेंस बिटवीन द टू अर्थ रोड्स डज नॉट एक्सीड एज पर न्यू टेस्टामेंट। अब जो हमारे पास अभी ये न्यू गाइडलाइंस तो मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं बट जैसे जो भी गाइडलाइंस थी उसके अकॉर्डिंग 1000 मीटर रहती है दो डिस्चार्ज रोड के बीच की दूरी। बट यहाँ पे न्यू गाइडलाइंस पूछा है तो उसका आंसर ये 500 मीटर दे रखा है, तो हो सकता है कि उसकी डिस्टेंस रिड्यूस कर सकती हो। बट ऐसी कोई गाइडलाइंस आपके पास हो तो प्लीज़ शेयर इट विद मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टाइम गिवन फॉर द रिक्लोजिंग ऑफ सीबी ऑफ शंट कैपेसिटर बैंक। जो शंट कैपेसिटर बैंक की जो सीबी का रिक्लोजिंग टाइम है वो कितना रहता है। अब इसमें भी ये दे रखा है कि 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट और 25 मिनट। तो इसके अकॉर्डिंग 10 मिनट्स है। बट दैट ऑल्सो अगेन आई हैव टू स्पीक लाइक दिस, दैट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द OEM कि हमारा शंट कैपेसिटर जो जिस भी मैन्युफैक्चरर का लगा है, ठीक है, शंट कैपेसिटर, वो उसके ऊपर ही उसका रिक्लोजिंग टाइम डिपेंड करेगा, जो मेरी एक ओपिनियन है, क्योंकि वो कितने टाइम में वापस से डिस्चार्ज हो रहा है उसके ऊपर, वो OEM के ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे कुछ जगह मैंने ये देखा कि वहाँ पे 5 मिनट के ऊपर ही इसकी दोबारा से जो रिक्लोजिंग टाइम है वो सेट किया हुआ है कई जगह। बट ऐसे कोई गाइडलाइंस मेरी समझ में कुछ है नहीं RDSO की कि ये 10 मिनट रखना है, 5 मिनट रखना है। बट ये हाँ, ये डेफिनेटली है कि उसका कुछ टाइम बाद में ही उसको रिक्लोज किया जा सकता है उसकी सीबी को, यानी कि एक बार ही अगर ओपन कर दिया आपने तो तुरंत उस सीबी को क्लोज की कमांड नहीं दे सकते हैं, उसको थोड़ा टाइम लगता है उसको डिस्चार्ज होने में, और फिर ही दोबारा से दी जाती है। दैट मे बी 5 मिनट और 10 मिनट। अब 5 मिनट कोई ऑप्शन नहीं है तो नियरेस्ट जो है 10 मिनट है, तो आप 10 मिनट टिक कर सकते हैं। जनरली 5 मिनट से 10 मिनट के बीच में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ODC मीन्स। ODC का मीन्स क्या होता है, ओवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट। ओवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट मीन्स जो साइज़ में बहुत ही बड़ा हो, जैसे इसमें A क्लास ODC, B, C 3 तरीके की होती है। C सबसे बड़ा होता है ये मान के चलिए, और इसको मूव कराना बहुत मुश्किल है। B मतलब नॉर्मल कैटेगरी में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द गैप बिटवीन आर्किंग हॉर्न्स ऑफ ट्रैक्शन सबस्टेशन ऑफ 132 kV / 25 kV प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड। 132 kV साइड में जो हमारा रहेगा वो 250 के अराउंड रहता है, और सॉरी 132 के अंदर हमारा रहेगा 750 के अराउंड, ठीक है। और जो 25 kV में रहेगा वो 250 के अराउंड रहेगा। मतलब ये इन द रेंज ऑफ 200 से 250 के बीच में रहता है, और ये 700 से 750 के बीच में रहता है। बट जनरली 750 के अराउंड रखा जाता है और ये 250 के अराउंड रखा जाता है। तो ये काफ़ी क्रिटिकल हो रहा है, तो इसमें क्या दे रखा है, 760 और 270 दे रखा है। इस क्वेश्चन भी ये डाउटफुल लग रहा है, इसको आप ही बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड ड्रिलिंग शेड्यूल ऑफ OHE मास्ट 9.5 RSJ। RSJ क्या होता है, रोल्ड स्टील जॉइस्ट होता है RSJ मास्ट जनरली। अब ये RSJ और BFB मास्ट जो होते हैं हमारा OHE के अंदर BFB यूज़ नहीं करते हैं, जो हमारे OHE के कैंटिलीवर वगैरह के टंगाने के लिए। ये हो सकता है गैंट्री वगैरह में या वहाँ BFB टाइप या RSJ टाइप हम यूज़ करते हैं गैंट्री के लिए। बट ये 9.5 मीटर का भी नहीं होगा। बट पहले ये अर्लियर RSJ और BFB मास्ट यूज़ किए जाते थे हमारे OHE के अंदर। तो इसका ड्रिलिंग शेड्यूल 30 नंबर ऑफ होल्स रहते थे। अब 30 नंबर होल किस लिए रहेंगे, क्योंकि सुपर मास्ट वगैरह भी लगाने के लिए उसमें होल किया जाता है। सुपर मास्ट के लिए हो गया, दो टॉप, दो बॉटम फिटिंग के लिए हो गए, मतलब इस तरीके से 30 नंबर ऑफ होल्स रहते हैं इसमें। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन द थेफ्ट प्रोन एरिया द एनर्जाइजेशन ऑफ न्यूली कंस्ट्रक्शन OHE कैन बी चार्ज अर्लियर। अब इसमें ये पूछा गया कि जैसे जो हमारे न्यूली कंस्ट्रक्टेड OHE है, तो उसमें थेफ्ट प्रोन एरिया में हम किस वोल्टेज से उसको एनर्जाइज करते हैं, तो उसको 2.2 kV से चार्ज करते हैं, ठीक है। इसको डायरेक्ट 25 kV की हमारे पास होती नहीं है। 25 kV के अकॉर्डिंग अगर वो सेक्शन अभी मतलब EIG वगैरह नहीं मिला है, तो उसको थेफ्ट प्रोन एरिया के लिए हम 2.2 kV से चार्ज कर देते हैं, जैसे न्यूली कंस्ट्रक्शन है, ताकि कोई किसी भी चोरी से बचाए जा सके अर्लियर। बट 2.2 kV के लिए भी EIG मिलता है, तो EIG सेंक्शंस लेना पड़ता है। तो EIG मिलने के बाद ही 2.2 kV से एनर्जाइज हो जाता है वो सब चीज़ें। इसके लिए भी जो भी गाइडलाइंस है, जो 25 kV लिए जैसे अर्थिंग होना चाहिए और वो सब, या फिर जो काउंसलिंग ऑफ स्टाफ होना चाहिए, वो सब की जाती है, तभी उसको OHE को एनर्जाइज कर सकते हैं 2.2 kV से। बट ये न्यूली कंस्ट्रक्टेड जो है, बट वंस आफ्टर हमारा 25 kV से एनर्जाइज हो गया,
फिर ये दोबारा से 2.2 kV से एनर्जाइज नहीं किया था उस सेक्शन को जनरली। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर अबव रेल लेवल फॉर द अनरेगुलेटेड OHE। अनरेगुलेटेड OHE के केस में हमारा रेल लेवल से हाइट क्या रहती है? अनरेगुलेटेड OHE के केस में हमारी रेल लेवल से हाइट रहेगी 5.70। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मिनिमम हाइट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर एट लेवल क्रॉसिंग। लेवल क्रॉसिंग में हमारी मिनिमम कॉन्टैक्ट वायर की हाइट क्या रहती है? तो लेवल क्रॉसिंग के केस में हमारी रहेगी 5.50। इस तरीके से इस वीडियो के अंदर हमने अराउंड 30 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 236 क्वेश्चन से फर्दर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।